नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अभी धान का खेती का सीजन आ चुका है और धान की खेती सभी किसान भाई लोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में धान की खेती का दो तकनीक में बात करूंगा। दो तरीका से दोस्तों धान की खेती किया जाता है हमारे भारत में, और दोनों में से कौन बेस्ट है दोस्तों, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। दोनों तरह की जो तरीका है वो भारत में अभी भी मौजूद है दोस्तों। अभी भी ये जो खेती करने का तरीका जो है अप्लाई किया जाता है हमारे भारत में किसानों के द्वारा। तो दोस्तों, धान की खेती का दो तरीका अभी के टाइम में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा तरीका बेस्ट है। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम लोग पहला तरीका की बात करते हैं, वो है दोस्तों धान की रोपाई। धान की रोपा विधि एक ऐसी विधि है दोस्तों जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आप लोग बहुत ही ज्यादा जानते हैं, और दोस्तों अभी के टाइम ये सबसे ज्यादा मात्रा में भारत में फेमस है और ये सबसे ज्यादा मात्रा में चल रही है दोस्तों। इसकी प्रोसेस, इसकी जो विधि है वो चल रही है दोस्तों। किसान भाइयों, रोपा क्या होता है? रोपा लगाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को पहले नंबर पर नर्सरी तैयार करना होता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हाइब्रिड सीड्स का चुनाव करना पड़ता है। तो जो भी हाइब्रिड सीड्स दोस्तों आप लोग अपने खेत में लगाने के लिए चुन रहे हैं, वो सीड्स आप लोगों को पहले तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों उसकी नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। ज्यादातर हमारे भारत में दोस्तों मानसून आने की जो स्थिति होती है वो दोस्तों जून में होती है। जून 1 तारीख से लेकर जून 30 तारीख तक दोस्तों मानसून की एंट्री का जो सीजन होता है, तो इस सीजन पे हमारे किसान भाई लोग धान की नर्सरी पहले से तैयार करते हैं हाइब्रिड सीड से सिलेक्शन करके। जिन राज्यों में दोस्तों मानसून की एंट्री पहले तारीख को हो जाती है, वो किसान भाई लोग पहले तारीख के आसपास ही धान की सीड्स खरीद के ला करके दोस्तों अपने खेत में नर्सरी तैयार कर लेते हैं दोस्तों। ये पहला कदम होता है दोस्तों रोपा विधि से। अगर हम धान की रोपाई करते हैं, धान की खेती करते हैं, तो ये पहला तरीका होता है। सबसे पहला धान की हाइब्रिड धान की सीड्स को नर्सरी तैयार करना। इस विधि से दोस्तों आप लोगों को अगर खेती करना है, रोपा विधि से अगर आप लोगों को खेती करना है, तो दोस्तों सबसे पहला काम होता है धान की नर्सरी तैयार करना। और नर्सरी दोस्तों 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है। अगर मौसम सही से शांत रहता है, अगर मौसम हल्की फुल्की रिमझिम बारिश चलती रहती है, तो नर्सरी जल्दी तैयार होता है। यहीं पर अगर धूप रहता है, अगर मौसम सही से शांत नहीं रहता, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो नर्सरी तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों। 30 दिन का टाइम लग सकता है दोस्तों, 1 महीने का टाइम लग सकता है। बाकी मौसम सही से साथ देता है तो 20 से 25 दिन में नर्सरी का पौधा जो है तैयार हो जाता है। नर्सरी का पौधा जो है अगर 25 दिन में बढ़िया तरीके से 1 फुट का हो जाता है, कहने का मतलब 10 से 15 इंच का पौधा हो जाता है, तब दोस्तों उसको दूसरे खेत में प्लांटेशन किया जाता है, जिसको रोपा विधि कहते हैं। तो दोस्तों दूसरे खेत में प्लांटेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को क्या करना होता है, जिस खेत में धान तैयार करना है उस खेत को दोस्तों ट्रैक्टर के द्वारा पानी भर करके, पानी और मिट्टी का बढ़िया से पेस्ट बनाया जाता है, उसको बराबर किया जाता है, पेडलिंग किया जाता है। फिर दोस्तों उस खेत में पानी और जो है मिट्टी का जो पेस्ट बना हुआ खेत है, जो कीचड़ तैयार किया हुआ खेत है, उस खेत में दोस्तों 1-1, 2-2 पौधा रोपाई किया जाता है। लगभग डिस्टेंस दोस्तों आपको 10 से 15 इंच तक का डिस्टेंस रख के दोस्तों पौधे को प्लांटेशन किया जाता है। हाथों में एक किसान भाई हाथ में पकड़ के पौधे को प्लांटेशन किया जाता है, जिसको रोपा विधि कहते हैं। और अभी आधुनिक मशीन भी आ चुका है दोस्तों। आधुनिक मशीनरी के तहत भी हमारे किसान भाई लोग रोपा विधि अपनाते हैं। तो रोपा विधि, ये जो विधि है इसको रोपा विधि कहा जाता है। इसकी फायदे और नुकसान क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिर दूसरा जो तकनीक है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो दूसरा तकनीक क्या है उसको सुन के जरूर जाइएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस वजह से मैं आप लोगों को उसको बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों रोपा में फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसमें फायदा एक ही है, जो कि बहुत ही गंभीर जो समस्या होती है उससे हमको निजात मिलती है, वो है दोस्तों खरपतवार नियंत्रण। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो खरपतवार को नियंत्रित करने के वजह से ही हमारे किसान भाई लोग इस रोपा विधि की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। रोपा विधि
विधि के ज़्यादा अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या आती है दोस्तों रोपा के अंदर में खरपतवार को नियंत्रित करने का एक बढ़िया उपाय होता है, इसलिए रोपा ज़्यादातर लगाया जाता है हमारे भारत में। किसान भाइयों, रोपा अगर हम लगाते हैं तो उसमें धान की पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी भर के रखा जाता है, जिससे जमीन के अंदर में रहने वाले, जमीन के सतह पे रहने वाले, ऊपरी सतह पे रहने वाले जो सीड्स होते हैं वो दोस्तों जल्दी से जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर में डूबे रहते हैं। कुछ जो सीड्स होते हैं वो पानी में ऊपर जो है तैरते रहते हैं। इससे दोस्तों उनको पर्याप्त मात्रा में, जो तली में बैठे हुए सीड्स होते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिल पाती है, पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं मिल पाती है। इससे दोस्तों उसका अंकुरण नहीं हो पाता है और वो दोस्तों जर्मिनेट नहीं हो पाता है। बाकी दोस्तों सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाता है, खरपतवार के सीड्स, और दोस्तों धान का पौधा जल्दी से ग्रोथ कर लेता है। इससे धान का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो वो पूरी तरीके से दोस्तों जमीन को कवर कर लेता है। इससे दोस्तों फायदा होता है कि हमारे जो खरपतवार के सीड्स होते हैं वो निकल भी नहीं पाते हैं, और ये खरपतवार को कंट्रोल करने का बहुत ही बढ़िया रास्ता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है रोपा विधि। तो रोपा विधि के एक फायदे हैं, लेकिन दोस्तों इसके कुछ नुकसान भी है, जिसके चलते हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज्यादा समस्या देखने को मिलता है। तो किसान भाई लोग इसको समझे, जो किसान भाई लोग रोपा लगाते हैं उनको भी समझना चाहिए ये बात को। तो इसके नुकसान बहुत सारे हैं दोस्तों, तो इसका नुकसान भी किसान भाइयों को झेलना पड़ता है। सबसे पहली बात, जब हम रोपा विधि अपनाते हैं तो इसमें दोस्तों हम लोग पूरी तरीके से ट्रैक्टर से खेत को तैयार करते हैं। इससे दोस्तों मिट्टी की जो परत है वो तली में बैठ जाता है, और दोस्तों बार बार ट्रैक्टर चलने से गीला मिट्टी में पानी और मिट्टी में बार बार ट्रैक्टर चलने से दोस्तों नीचे सतह की जो है बनावट है, जो भौतिक बनावट है वो पूरी तरीके से दब जाता है, जिससे दोस्तों दूसरी फसल के लिए यानी कि गेहूं या चना के लिए हम लोग उस वातावरण नहीं दे पाते, उस फसल को, गेहूं या चना को उतना वातावरण नहीं दे पाते जितना दोस्तों उनको चाहिए होता है। इस वजह से दोस्तों नेक्स्ट आने वाली जो फसल होती है उसकी पैदावारी काफी हद तक गिर जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मिट्टी की जो भौतिक बनावट है उसमें जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं उसको हमने पहले से ही ट्रैक्टर में दबा दिए रहते हैं, जिसके चलते दोस्तों आने वाला जो फसल होता है, चना होता है, गेहूं होता है, ये दोस्तों सही से सरवाइव नहीं कर पाता। उसके जड़ों के प्राकृतिक फैलाव के लिए उसको बढ़िया से जगह नहीं मिल पाता, और इसी वजह से दोस्तों चना या गेहूं के उत्पादन में काफी हद तक कमी देखने को मिलती है। इससे दोस्तों मिट्टी की संरचना भी बिगड़ जाती है, मिट्टी की संरचना भी डैमेज हो जाती है, जिसके चलते हमारे किसान भाइयों को नुकसान देखने को मिलता है। दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रोपा विधि से पौधा लगाते हैं तो इसमें लागत थोड़ा कम होता है। ट्रैक्टर से जुताई में डीजल का खर्चा, उसके बाद दोस्तों लेबर लगाने से, लेबर का जो लेबर कास्ट है भारत में अभी बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, तो लेबर कास्ट ज्यादा लग जाता है रोपा विधि में। और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत और इंपॉर्टेंट बात है, पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है दोस्तों अगर हम लोग रोपा विधि अपनाते हैं। तरह के आप लोगों को नुकसान देखने को मिलता है। पहला नुकसान पानी की खपत, दूसरा नुकसान लेबर कास्ट है, तीसरा नुकसान डीजल का खर्चा। दोस्तों ये खर्चा ज्यादा, ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा किसान भाइयों को लगाना पड़ता है ये रोपा विधि में। और पहली और इंपॉर्टेंट बात, रोपा विधि में दोस्तों प्रोडक्शन ज्यादा आता है, जिससे दोस्तों इन सारी खर्चा का, इन सारी इन्वेस्टमेंट का भरपाई हो जाता है दोस्तों। तो रोपा विधि में दोस्तों इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा रहता है प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा आता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को इन चीजों को इग्नोर करने में थोड़ा सा राहत मिलती है, इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि अगर हम लोग खर्चा लगाएंगे तो अगर प्रॉफिट अच्छा आता है, प्रोडक्शन अच्छा आता है, तो दोस्तों किसान भाई लोग उसको नहीं देखते हैं जितना इन्वेस्टमेंट वो लोग लगाए रहते हैं। बाकी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे नुकसान है, थोड़ा सा रोपा विधि में भी नुकसान देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये जो बातें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जिनको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को रोपा या फिर मैं जो तकनीक बताने वाला हूं उसको उपयोग करना चाहिए। दूसरी नंबर की बहुत ही उपयोगी तकनीक, जो कि प्राकृतिक रूप से जो सही भी है पर्यावरण को देखते हुए, ये तकनीक बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें किसान भाई लोग ज्यादा इसको इग्नोर क्यों करते हैं इसके बारे में आगे मैं वीडियो में चर्चा करूंगा। तो दूसरा विधि है दोस्तों डीएसआर तकनीक। डीएसआर तकनीक क्या होता है? सबसे पहले दोस्तों डीएसआर तकनीक में सीड्स ज्यादा लगता है दोस्तों। एक खेत के अंदर में आप लोगों को
एक एकड़ में आप लोगों को 40 से 50 केजी सीड्स लगते हैं। और देसी सीड्स भी आप लगा सकते हैं, हाइब्रिड सीड्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर आप डीएसआर तकनीक की यूज करते हैं तो उसको और देसी सीड्स आप लोगों को लगाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स अगर आप लगाएंगे तो खर्चा बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हाइब्रिड सीड्स बहुत ज्यादा महंगा आता है। जो कि अगर मैं 1 किलो की बात करूं तो औसत जो रेट है 300 से लेके 400 रुपया किलो के हिसाब से जो है हाइब्रिड सीड्स कई तरह की जो वैरायटियां आती है वो महंगा चलती है दोस्तों। इस वजह से सीड्स ज्यादा लगता है डीएसआर तकनीक को दोस्तों, जो छिड़का विधि से धान की खेती करते हैं या फिर दोस्तों डायरेक्ट सीड्स की बिजाई करते हैं, डायरेक्ट सीड्स की बुआई करते हैं, इसमें आप लोगों को नर्सरी तैयार करने का जो है झंझट नहीं लगता है। डीएसआर तकनीक दोस्तों एक प्राकृतिक रूप से अगर देखें, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो दोस्तों ये अच्छा तकनीक है दोस्तों। सबसे पहले मिट्टी में जब पहली मानसून की बारिश होती है तो मिट्टी में हल्की सी नमी रहती है, जिस नमी में सीड्स की बुआई किया जाता है दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 15 जून के आसपास हमारे एरिया में अगर मानसून आ जाता है तो मानसून की पहली या दूसरी बारिश के साथ दोस्तों हम लोग धान की डायरेक्ट बिजाई कर देते हैं, धान की डायरेक्ट बुआई कर देते हैं, जिससे दोस्तों पौधा जो है वो एक मिट्टी में गर्माहट रहने की वजह से जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और पौधे के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे खरपतवार के सीड्स भी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये एक भौतिक मिट्टी की भौतिक संरचना को मेंटेन करके रखती है। बाकी इसमें घास और बहुत ज्यादा मात्रा में उग आते हैं दोस्तों, खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में उग आते हैं, जो कि दोस्तों आगे अगर हम लोग सही समय पर खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो ये धान के पौधा को पूरी तरीके से दबा करके अपना विकास करने लग जाते हैं दोस्तों। इस वजह से दोस्तों ज्यादातर किसान भाई लोग डीएसआर तकनीक को ना अपना करके रोपा विधि को अपनाते हैं दोस्तों। रोपा विधि इनको अच्छा लगता है हमारे किसान भाइयों को। तो ये जो तरीका है दोस्तों डीएसआर तरीका है, इसमें इनके फायदे भी है नुकसान भी है। तो दोनों तरीका मैं बता रहा हूं, जो दोनों तरीका में फायदे भी है नुकसान भी है। और नुकसान क्या चीज है डीएसआर तकनीक में? नुकसान यह है कि इसमें आपको सीड्स ज्यादा लगेगा। अगर आप लोग घर में पहले से सीड्स तैयार करके रखे हैं पिछले साल का, तो ये आपको आपका घर में सीड्स होने की वजह से सीड्स का खर्चा बच जाता है। बाकी अगर आप मार्केट से हाइब्रिड सीड्स खरीदते हैं तो दोस्तों ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली होता है। इसके बाद दोस्तों सीड्स तो ज्यादा लगता है। उसके बाद दूसरी नुकसान क्या होता है? दूसरी नुकसान ये होता है दोस्तों, खरपतवार सबसे बड़ा कारण है। खरपतवार को यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, ज्यादा उग आता है। ये इस डीएसआर तकनीक का बहुत बड़ा नुकसान होता है। खरपतवार ज्यादा उगने की वजह से किसान भाई लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो दो ही नुकसान ज्यादातर देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन फायदा अगर हम पर्यावरण की नजर से देखें, प्राकृतिक बनावट की नजर से देखें तो फायदा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अपनी मिट्टी की कहा जाए कुशलता को ध्यान में रखने, अपनी मिट्टी की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहली बात, मिट्टी को जुताई करके दोस्तों उसको भुरभुरा करके अगर हम लगाते हैं तो 1 से 2 महीना तक और पूरे साल भर दोस्तों जब तक धान की खेती होती रहती है तब तक दोस्तों इसमें मिट्टी के अंदर में रंध्रता बनी रहती है और एयर की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, जिससे नेक्स्ट फसल के लिए भी और इस फसल के लिए भी, धान की फसल के लिए भी काफी अच्छा होता है दोस्तों। और प्राकृतिक रूप से देखें, साथ साथ भौतिक रूप से देखें तो दोस्तों हमारा मिट्टी की रंध्रता बनी रहती है, जिससे एयर की मात्रा भी पहुंचती है, वाटर कैपेसिटी भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है और इसी वजह से दोस्तों धान भी अच्छे खासे रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो सुधरती है दोस्तों। और सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट बात, हमारे किसान भाइयों का नेक्स्ट फसल के लिए ये मिट्टी पूरी तरीके से तैयार रहती है, भुरभुरी रहती है। नेक्स्ट फसल धान के बाद चना या गेहूं के लिए ये फसल, ये जो मिट्टी पहले से तैयार करके भुरभुरी जुताई करके रखी रहती है वो दोस्तों काफी अच्छा होता है, काफी हेल्दी होता है। और दूसरी बात, फसल जो है जल्दी से पकता है और जो रोपा विधि में जो धान लगाए हुए रहते हैं उससे प्रोडक्शन थोड़ा सा कम आता है। बाकी दोस्तों मिट्टी को अगर हम लोग उपजाऊ बनाना चाहते हैं, लंबे समय तक अपनी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार रखना चाहते हैं तो ये तकनीक काफी बढ़िया है दोस्तों। इस तकनीक को अपनाना चाहिए हमारे किसान भाइयों को। और पुराने किसान भाई लोग जो होते थे वो दोस्तों इसी तकनीक को अपनाते थे और काफी ज्यादा मात्रा में इनकी बड़े से बड़े पैमाने पे, जितना बड़ा खेत है उतने बड़े खेत में दोस्तों
रोपा विधि न लगा करके डायरेक्ट बिजाई विधि या फिर डीएसआर विधि का उपयोग हमारे किसान भाई लोग करते थे पुराने समय में, पहले जमाने में। प्राचीन काल के जो किसान भाई होते हैं वो दोस्तों इसी तरीके से धान की रोपाई, इसी तरीके से धान की खेती करते थे दोस्तों। तो ये तरीका काफी बढ़िया है। इन दोनों तरीका में से कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। पहला तरीका है हमारा रोपाई और दूसरा तरीका है डायरेक्ट बिजाई, जिसको डीएसआर भी कहा जाता है। तो दोस्तों दोनों तरीका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। दोनों तरीका हमारे भारत में चलता है। जिस किसान भाई को जो तरीका पसंद है वो अपने हिसाब से खेती करते हैं। बाकी दोनों तरीका में से आप लोग कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। और अभी आप लोग इस सीजन पे धान की कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं ये भी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूं। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।